आईयूसीडी के साथ बदलते भारत की शान। हाँ, मेरा ही तो हिस्सा है तू, हाँ, हर पल का किस्सा है तू, हाँ, 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 तुझको निहारूं और फिर नजरें उतारूं, हाँ, खुशियाँ दी इतनी सारी सब तुम पे वारूं। पर सोचती हूँ कभी कभी कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। फिर रहेंगी खुशियाँ बरकरार। और इसका एक सही तरीका है आईयूसीडी। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आईयूसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। खुशियाँ बुनो, आईयूसीडी चुनो। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत काम किए हैं इस गांव के लिए। बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं 1 रुपया लेके यहाँ से अल्मोड़ा जाती थी और वो रुपया भी घर वापस लाती थी। पैदल आती थी, पैदल जाती थी। सुबह के 5 बजे हैं। नींद की सीमा यहाँ समाप्त होती है और शुरू होता है जिम्मेदारियों को पूरा करने का सिलसिला। जिम्मेदारियां जिन पर टिकी है जिंदगी। गांव गुना, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। हर रोज की तरह आज सुबह भी सूरज की किरणें इन वादियों से मिलकर खुश हैं। प्राकृतिक हवाओं के संगीत पर सारा वातावरण झूम रहा है। सड़कें जाग रही हैं और पक्षी टहलने निकले हैं। हर रोज की तरह आज सुबह भी यह हिमालय इस घर के सामने खड़ा खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि इस घर ने कभी हार नहीं मानी। क्योंकि ये घर है सुधा गुणवंत का, जिनके इरादों में आज भी उतना ही जोश है जितना 35 साल पहले था जब वो यहाँ आई थी। सुधा गुणवंत ने अपने घर और खेतों को बचाने के लिए संघर्ष के हर दौर को देखा है और उससे मुकाबला किया है। सुधा गुणवंत यहाँ अपने पति भुवन चंद गुणवंत और बेटे दीपक गुणवंत के साथ रहती हैं। आज वो अपने खेतों में हर तरह के अनाज और सब्जियां उगा रही हैं और उनके बगीचों में हर तरह के फल और फूल खिल रहे हैं। ये उनकी और उनके परिवार की कड़ी मेहनत है जो यहाँ चारों ओर खुशबू बिखेर रही है। आज भी ये है कि मतलब 10 लोग हमारे घर में देखने के लिए आते हैं। जिले स्तर से आते हैं, ब्लॉक स्तर से आते हैं, राज्य स्तर से आते हैं। इन पहाड़ों पर ज्यादातर लोगों के पास उनके खेत होते हैं, वही उनके जीने का सहारा होता है। पर कभी मौसम की मार, कभी जानवरों का खतरा और कई तरह की मुश्किलें यहाँ के किसानों के हौसलों को तोड़ देती हैं और वो मजबूर हो जाते हैं गांव से शहर की ओर पलायन करने को। गुना गांव, जहां कभी 50 से भी ज्यादा परिवार रहते थे, आज सिर्फ 15 बचे हैं। लोग हार मानकर शहर की ओर जाते रहे, पर सुधा गुणवंत और उनके परिवार ने हर मुश्किल का सामना किया और लड़ाई के इस मैदान में डटे रहे।
1980 में सुधा गुणवंत यहाँ शादी करके रहने आईं। सिर्फ हाई स्कूल पास सुधा को उनके पति भुवनचंद ने आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। सुधा ने यहीं रहकर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और जूनियर टीचर की नौकरी के लिए आवेदन भरा, जिसमें उनका चयन भी हो गया। पर तभी उनके ससुर का देहांत हो गया। ससुर के देहांत के बाद खेतों की सारी जिम्मेदारी सुधा के पति भुवनचंद के कांधों पर आ गई। पति के संघर्ष को देख सुधा ने फैसला किया कि वो कभी नौकरी नहीं करेंगी और अपने पति के साथ खेतों में उनका हाथ बटाएंगी। यहाँ से अल्मोड़ा पैदल जाना पड़ता था, वहाँ से पैदल आना पड़ता था। फिर एक छोटी बच्ची हो गई थी घर में, तो धीरे धीरे काम का बोझ बढ़ते गया। फिर भी मैंने कहा कि बीए करना उचित ही है। मैंने कर लिया, बीए कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने बीटीसी के लिए अप्लाई किया, तो उसमें मेरी बीटीसी के लिए आ गया था। तो इत्तेफाक ये रहा कि हमारे ससुर जी एक्सपायर हो गए। तो मैं फिर भी उस हालात से ढल के मैं फिर अपने घरेलू ही हालात में आ गई। तो मुझे ये लगा कि घर का छोड़ के अब मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। अब हमारे ससुर जी ने थोड़ी बहुत पहले से जो कर रखा था, हमने कहा कि इसी में हम नींव रख के इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। तो आज ये हमारे सब सास ससुर की रखी हुई नींव है, उसी को उसका हमने विस्तार कर रखा है। शुरुआत में मंजिल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। नजर आ रहा था तो बस परेशानियों से घिरा एक लंबा रास्ता, जिस पर गुणवंत परिवार को चलना था, बिना किसी सहारे के। पहाड़ों पर खुद को पालना बंजर जमीन पर खेती करने जैसा था। गुणवंत परिवार के सामने लोग टूट रहे थे। पहाड़ों पर अपनी जमीन को छोड़कर लोग शहर की ओर जाने लगे, पर सुधा गुणवंत और उनका परिवार पीछे लौट जाने की बजाय इन पथरीली राहों पर आगे बढ़ते रहे। अपने आप पर भी तरस आता है और शर्म भी लगती है किन स्थितियों में हमने काम किया है। जब हम पहले उद्यान का काम किया, जब हम भ्रमण में इधर उधर जाते थे तो हम लोगों के टूल्स इक्विपमेंट देखते थे तो बड़ा तरस लगता था, क्योंकि हमारे पास से टूल्स नहीं हुआ करते थे। तब कभी कभी बच्चों की शाही की टिक्कियाँ होती थी, उसके लिए भी 1 रुपया अवेलेबल नहीं होता था मेरे को। शहर में होना चाहिए, कोई ये बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ेंगे सर, यहाँ को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारी परंपरा है उसको हम जीवित रखेंगे, ये हमारा पक्का निश्चय है। गुणवंत परिवार की जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सुधा गुणवंत ने बागबानी के साथ साथ पशुपालन का काम भी शुरू किया। पशुपालन के काम में उन्हें सफलता तो मिली, लेकिन बागबानी में कई तरह की अड़चनें सामने आ रही थीं। सुधा ने हर समस्या को समझा और उसे एक एक कर सुलझाने की कोशिश की। घर के काम के साथ साथ बागबानी की नई तकनीक भी सीखी। जगह जगह जाकर कृषि से संबंधित ट्रेनिंग ली। वक्त लगा, पर आज उन्होंने अपने बाग और खेतों को उजड़ने से बचा लिया है। जो उनकी इच्छाएं थी उनको दमन करके हमारी इच्छाओं पर उन्होंने वह पूरा सहयोग किया, तो इसके लिए तो उनको धन्यवाद है ही है। 90 के दशक में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गया था हम पे भी, क्योंकि हमें विश्वास हो गया था कि अब यहाँ पर भी कुछ हो सकता है। जो बेमौसमी फसलें हुआ करती हैं सब्जी की, कैश क्रॉप जो नकदी फसलें हैं, उस पर भी हमने नकदी फसलों से फिर काम करना शुरू कर दिया था हमने उद्यान क्षेत्र में। तो उससे हमारी जो आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हुई। सुधा गुणवंत के 4 बच्चे हैं। 2 लड़कियों और 1 लड़के की शादी हो चुकी है। अब यहाँ सिर्फ उनके साथ उनका छोटा बेटा दीपक रहता है, जो उनके इस काम को आगे बढ़ा रहा है। दीपक अपने माता पिता से बागवानी के गुण सीख रहा है। वो अपने माता पिता के साथ कृषि के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहता है। गड्ढे खोदना, पेड़ लगाना या कोई भी फसल है, फसल का बीज डालना, उनको सीख रहा हूँ। धीरे धीरे भी मैं भी वैसे ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। हॉर्टिकल्चर जैसे कि सब्जियों का हो गया और पेड़ों का, उद्यान का हो गया, इस पे ज़्यादा फोकस है मेरा। और फ्लोरिकल्चर, फ्लावर पे काम करने की मैंने सोच रखी है, कर भी रहे हैं। आज स्थितियां बदल चुकी हैं। संघर्ष आज भी है, लेकिन साथ ही है उसका मीठा फल भी, जिसे खाने की गुणवंत परिवार को अब आदत हो चुकी है।
सिंचाई के साधनों में कमी होने की वजह से लोग कृषि छोड़कर शहर में मजदूरी करने जाते हैं। यहाँ कृषि की सबसे बड़ी समस्या है पानी की कमी। मौसम की मार से बचने के लिए और बेमौसम सब्जियां उगाने के लिए सुधा गुणवंत ने अपने बाग में पॉली हाउस लगवाए, जहां कई तरह की सब्जियां और फूलों की पैदावार हो रही है। इन मधुमक्खियों का खास ख्याल रखना पड़ता है, खासकर ठंड के दिनों में, जिसका सुधा को बखूबी ज्ञान है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। इस तरह मिनटों में कई किलोमीटर आसानी से तय कर लेना लोगों के लिए यहाँ एक सपने की तरह है। इन पहाड़ों पर कुछ दूर चलने के लिए भी कई बार सोचना पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बिना किसी संकोच मीलों चलते हैं ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। सुधा गुणवंत और उनके परिवार की तरह पहाड़ों से पलायन की कई वजह हैं, जिन्हें रोकने की कई तरह से कोशिशें की जा रही हैं। जब यहां जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है, तब इंसान शहर की ओर निकल पड़ता है। सिंचाई के साधनों में कमी होने की वजह से लोग कृषि छोड़कर शहर में मजदूरी करने जाते हैं। यहाँ कृषि की सबसे बड़ी समस्या है पानी की कमी। लगभग 10% सिंचाई के साधन है यहाँ, बाकी 90% जो है उपजाऊ जमीन है और उपराऊ जमीन है, जहाँ बारिश के पानी पर ही निर्भर करती है। स्थितियां सबके लिए एक सी थीं। सुधा गुणवंत ने इन समस्याओं को चुनौती समझा और आगे बढ़ती रहीं। उन्होंने इन समस्याओं के समाधानों पर काम किया, जानकारी हासिल की और इस्तेमाल में लेने लगी। इन्होंने हमारे जहाँ भी प्रदर्शनी लगी है, इनने काफ़ी सहयोग हमको दिया है। प्रदर्शनी में इनको ले गए हम, तो पुष्प का है और फलों का है, सब्जी का है, सभी चीज़ों का इन्होंने प्रदर्शनी में भाग लिया है। अगर ऐसे ही हर गांव में 2-4 कृषक ऐसे मिल जाएं, तो अन्य कृषक भी उनका अनुकरण करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। सबसे पहले उन्हें पानी की समस्या से निपटना था। सुधा और भुवन गुणवंत ने पानी के टैंक बनाकर बरसात के पानी को जमा करना शुरू किया, जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इस पानी से उन्होंने बरसात न होने पर भी अपने खेतों को सींचा। उन्होंने एक से शुरुआत की थी, आज उनके पास पानी की 10 टंकियां हैं। यहाँ पर इसलिए ज़रूरत पड़ी सर इसकी कि यहाँ पे सिंचाई के साधन नहीं है, पानी बहुत कम है, इसलिए बरसात में हम सारे पानी को एकत्र कर लेते हैं। कच्चे खाल भी होते हैं, सीमेंट का भी होता है और पॉली टैंक होते हैं। वर्तमान समय में हम 2003 के लगभग में आते आते हमने 10 टैंक बना लिए थे। करीब 2.5 लाख लीटर पानी हम कलेक्ट कर लेते थे। एक बड़ी समस्या खाद की भी थी, जो खेतों को नष्ट कर रही थी। किसान खेतों में खाद के तौर पर कच्चा गोबर डालते हैं, जिसे जंगली जानवर खाने के लिए खेतों को खराब कर देते हैं। सुधा गुणवंत ने इससे निपटने के लिए बर्मी कंपोस्ट के बारे में सुना और अपने खेत में खुद का बर्मी लगाया। बर्मी उन केचुओं को कहा जाता है जो कच्चे गोबर को उपजाऊ खाद बनाने के काम में लाए जाते हैं। सुधा गुणवंत महाराष्ट्र के पूना से इन केचुओं को लेकर यहाँ आईं और उनसे बर्मी खाद तैयार की। आज इस बर्मी को वो खुद तो इस्तेमाल कर ही रही हैं
उसे दूसरों को भी बेच देती हैं, जिससे उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। हमको ये ज्ञान हुआ कि इससे खेतों में ज्यादा कुरमुला पैदा हो जा रहा है। इससे खेती पाती मतलब जो है जंगली जानवर सुअर भी जाता है, कच्चे गोबर को खा देता है, तो उसके लिए वो खेतों को खोद देता है। तो हमको ये बताया गया कि आप वर्मी कंपोस्ट को 6 महीने इसको खाद बनाइए, उसके बाद खेतों में डालिए। एक तो सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है कि जो महिलाएं 6-6, 7-7 डलिया खेतों में डालती थी, उसकी जगह पर 6 डलिया की जगह पर हम 1 डलिया इसकी डालेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और ले जाने में भी हल्का रहता है। आज भगवान की कृपा से है कि हमारे पास एक बिजनेस के रूप में हो गया है। इसमें हम 250 रुपया किलो तो बर्मी बेचते हैं केंचुए, और 12 रुपया या 15 रुपया किलो बर्मी खाद बेचते हैं अपना यूज करने के बाद। मौसम की मार से बचने के लिए और बेमौसम सब्जियां उगाने के लिए सुधा गुणवंत ने अपने बाग में पॉली हाउस लगवाए, जहां कई तरह की सब्जियां और फूलों की पैदावार हो रही है। ये पॉली हाउस गुणवंत परिवार ने मिलकर बनाए हैं। आज इस परिवार के पास 3 पॉली हाउस हैं। कि अगर सिंचाई की व्यवस्था आपके पास है तो आप हर सीजन में इसमें सब्जी उगा सकते हैं। और दूसरा यह है कि जैसे ओलावृष्टि हो जाती है, कभी कभी सेफ्टी रहती है, नुकसान नहीं हो पाता है। दूसरा यह है कि इसके अंदर ये जब मार्च में हम लोग नर्सरी बनाते हैं पेड़ों की, तो नर्सरी बनाने के लिए बहुत सेफ जगह रहती है। सुधा गुणवंत अनाज के अलावा बागबानी करके कई तरह की सब्जियां, फल और फूल उगाती हैं, जिन्हें वो कुछ अपने घर के उपयोग में ले लेती हैं और बाकी मंडी में बेच देती हैं, जिससे उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। इसके साथ साथ वो डेयरी का काम भी करती हैं। पशुपालन के काम से सुधा और उनके परिवार को मुश्किल घड़ी में काफी सहारा मिला। इन पशुओं से दूध निकालकर उसे बाजार में बेच देती हैं, जो अल्मोड़ा और हल्द्वानी की मंडियों तक जाता है। इसी के साथ साथ सुधा ने मधुमक्खियां भी पाली हैं, जिसका मीठा शहद बाजारों में आसानी से बिक जाता है। पर इन मधुमक्खियों का खास ख्याल रखना पड़ता है, खासकर ठंड के दिनों में, जिसका सुधा को बखूबी ज्ञान है। हर तीसरे दिन इन्हें इसी तरह से खाना दिया जाता है, जो कि गर्म पानी में चीनी का एक घोल है। गर्मी के दिनों में तो इन्हें पेड़ों और फूलों से खाना मिल जाता है, लेकिन ठंड में थोड़ी मुश्किल होती है। एक बड़ी परेशानी है यहाँ के जंगली जानवर, जो आए दिन खाने की तलाश में एक साथ इन बगीचों में आ जाते हैं, जिनसे अक्सर सुधा की मुठभेड़ होती है। हिमांशु भी अपने गांव में ही कृषि से संबंधित कार्य करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सुधा की तरह वो भी जानकारियां हासिल करके कृषि के क्षेत्र में अपना नाम कमाएं। मम्मी पापा तो सर घर ही में रहते हैं, किसानी करते हैं, पशुपालन भी है, अपना छोटा सा उद्योग है ऐसे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक बड़ी परेशानी है यहाँ के जंगली जानवर, जो आए दिन खाने की तलाश में एक साथ इन बगीचों में आ जाते हैं, जिनसे अक्सर सुधा की मुठभेड़ होती है। इन्हें अगर इस तरह ना भगाया जाए तो ये काफी नुकसान कर जाते हैं। बस यही एक तरीका है इनसे निपटने का। हालांकि सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनसे इन जंगली जानवरों को रोका जा सके।
इसमें जो है कुछ घेर बाढ़ के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। और इस बार जो जनपद में जो है 2 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं। एक हमारा हवालबाग में चिनौना में, गली बिस्यूरा में और भिकियासैन का मोहनरी, जहाँ पे कृषि विभाग के द्वारा जो है घेर बाढ़ का कार्य कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो अन्य विभाग है वो भी जो है तार बाढ़ का और मनरेगा के माध्यम से जो है वो तार बाढ़ का जो है किया जा रहा है। तो इसमें एक कोशिश है हमारी कि जंगली जानवरों से जो है वो किसानों को से उनकी फसल को बचाया जा सके। समय समय पर कृषि विभाग द्वारा कई तरह के प्रशिक्षण शिविर में सुधा को आमंत्रित किया जाता है ताकि कृषि से संबंधित अपना ज्ञान वो दूसरों को भी दे सकें। इसके अलावा सुधा को पर्यावरण और कृषि के क्षेत्र में उनके काम की सराहना करते हुए कई तरह के पुरस्कारों से उन्हें नवाजा भी जा चुका है। सबसे अच्छी बात है कि वो सिर्फ कृषि को नहीं बल्कि उद्यान है, पशुपालन है, वर्मी कंपोस्ट है, वो सारी चीज़ों को इंटीग्रेट लेके चल रही हैं। और मुझे लगता है कि वो जो भी और हमारे कृषक जो महिलाएं हैं, जो बंधु हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं प्रेरणा का काम कर रही हैं कि चाहे कितनी भी विकट चुनौतियां हो उनसे जो पार पाया जा सकता है और अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है, विश्वास है तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष का जो है ब्लॉक स्तर का जो इनको किसान पुरस्कार भी से भी इनको पुरस्कृत किया जा चुका है। सरकार की कृषि से संबंधित कई योजनाएं चल रही हैं, जिनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करके उसका लाभ उठाया है सुधा ने। पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इन योजनाओं को पूरी तरह से जानकर उसे अपने इस्तेमाल में लाना समझदारी है, न कि खुद के खेत छोड़कर शहरों में मजदूरी करने जाना। एक तो हमारा है उन्नतिशील बीज जो होते हैं उनका वितरण किया जाता है। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और बीज ग्राम योजना के अंतर्गत RKVY के अंतर्गत जो है वो विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का वितरण किया जाता है 50% अनुदान पे। कृषि रक्षा रसायन है, इनका भी 50% अनुदान पे कृषकों को वितरण किया जाता है। और साथ ही साथ जो है अभी मैंने घेर बाढ़ का बताया, जंगली जानवरों से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए। और साथ ही साथ जो है वो जल संभरण के टैंक्स बनाए जाते हैं जिनको कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में बनाया जाता है। एक किसान जो है वो एक साथ ही जो है अपने टैंक का निर्माण कर सकता है, पॉली हाउस का निर्माण कर सकता है। सुधा अक्सर कृषि की जानकारियां दूसरों को बांटती हैं, जिससे लोग लाभान्वित हुए हैं। ये है दीपा बिष्ट, जो इसी गांव में रहती हैं। एक समय था जब इन्होंने भी गांव छोड़कर शहर जाने का मन बना लिया था, लेकिन फिर सुधा के काम से दीपा प्रेरित हुई और यही उन्होंने काम करके आत्मनिर्भर बनने की ठान ली। आज सुधा को देखकर ये भी कई तरह के काम कर रही हैं। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्यों नहीं, नाद बनाओ कहा, सारा घास इकट्ठा रखते हैं, उसमें खा लेते हैं। गाय तो नहीं तो इधर उधर बिखर जाती थी वो। और वो बनाया है बर्मी, ये खाद का वो गड्ढा, वो भी ठीक ही हुआ। सब्जी थोड़ी थोड़ी उगाते हैं, थोड़ी थोड़ी बेचते भी हैं, अपने खाने के लायक भी हो जाते हैं। 4-5 हजार की ककड़ियाँ हो जाती है, किसी में 1000 की बीन हो जाती है। दीपा की तरह हिमांशु भी अपने गांव में ही कृषि से संबंधित कार्य करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सुधा की तरह वो भी जानकारियां हासिल करके कृषि के क्षेत्र में अपना नाम कमाएं। मम्मी पापा तो सर घर ही में रहते हैं, किसानी करते हैं, पशुपालन भी है, अपना छोटा सा उद्योग है। ऐसे पहले हम लोकल गायें रखते थे, ऐसे उनके बताने के बाद सर हमने अच्छी नस्ल की गायें रखी, हॉलिस्टन, साहिवाल, जिससे हमारा सर दूध का उत्पादन होता है। सर पहले तो कोई जागरूक नहीं था इतना, तो सर उसके बाद सर पॉली हाउस लगने शुरू हुए, तो सर वर्मी कंपोस्ट खाद बननी शुरू हुई। यही कमाया है सुधा गुणवंत ने इतने साल संघर्ष करके। आखिर उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए एक ऐसा आशियाना बना ही लिया जिसे दर दर भटकने की जरूरत नहीं, जो आज आत्मनिर्भर है। मुश्किलों की जमीन कितनी भी गर्म क्यों ना हो, अगर कुछ कर गुजरने की जिद है तो पैरों के छाले भी चलने वालों के साथ हो जाते हैं। ये सिखाया है सुधा गुणवंत और उनके परिवार के हौसले ने दूसरों को। पर सुधा गुणवंत के हौसले का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो तो जिद्दी है। मेरे पिताजी भी वो भी एक साधारण फार्मर थे और मेरा एक साधारण फैमिली के अंदर जन्म हुआ था। हमारे पास 2 किले ज़मीन थी और जिसमें
के साथ साथ हम खेती के साथ साथ मेरे पिताजी पशुपालन का काम भी करते थे और हम बड़े गरीबी के दौर से बड़े स्ट्रगल किया है। आज अगर आप ये देख रहे हो आलीशान बिल्डिंग, ये ट्रैक्टर, ये सब स्ट्रगल किया है हमारे माता पिताजियों ने, हमारे भाइयों ने, चाचा ने, पूरी फैमिली ने, हमने स्ट्रगल करके ये इस मुकाम तक पहुँचे हम लोग। ख्वाहिशे दरिया दरिया और हौसला है समंदर, जिन्हें पंखों की परवाह नहीं वो उड़ान उनके अंदर। ये है मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर। ना डर कोई, ना फिक्र कोई, ना बंधन का है चक्कर, जिन पंखों की परवाह नहीं वो उड़ान इनके अंदर। ये है मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर। ये है मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, मस्त कलंदर।